चलिए वेट कर लीजिए, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। तो नेटवर्क के चलते आज हम टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। वेट कर लीजिए, 1-2 मिनट और भी बच्चे आ जाएंगे। सर मेरा नंबर लगता है ग्रुप पर ऐड नहीं, इंग्लिश का लिंक नहीं आता है सर। इसका लिंक नहीं आता है? नहीं सर। लेकिन इंग्लिश में तो आप क्लास करते थे पहले, ऑनलाइन भी देखा हूँ। तो सर आर्यन से लिंक मांगते थे और राजू से हेल्प ले लिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका यही नंबर है ना? चाहे एक बार मैसेज यस कर दीजिए सर। व्हाट्सएप पे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, एडमिन है वहाँ पे, हम आपको जोड़ देंगे। और आप लोगों को कोई क्या ऑफलाइन का कोई न्यूज़ आया है? ऑफलाइन क्लास कब से होगा, कब से नहीं? नहीं सर, कॉलेज की तरफ से तो नहीं आया है। अच्छा अच्छा, देखिए कहीं ऐसे तो वेब न्यूज ये सब पे दे रहा है कि नीतीश जी बोले हैं 7 तारीख से कोचिंग संस्थान खोलने के लिए, कॉलेज वगैरह। लेकिन लेट सी व्हाट हैपेंस। ये सर कुछ कमा है लहर का, काम डाउन। क्या? अब तो कुछ कमा है ना सर, हाँ, बीमारी। कम हुआ है, लेकिन कम तो हो गया, बहुत कम हो गया, 1% भी नहीं है। और दिल्ली वगैरह में सब स्कूल कॉलेज तो खुल रहे हैं 1 अप्रैल से, यानी कल से। लेकिन 2 दिन पहले सुनने में आया है कि एक फिर और को न्यू कोरोन कोई आ गया है, जो इस कोरोना वोरोना से भी काफी घातक है, जो 3 में 1 लोग ही जिंदा रह पाएंगे। और ये अभी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में फैल रहा है काफी तेजी से। तो देखिए कहीं इंडिया में फिर 15-20 दिन में ना पहुंच जाए। यस सर, हो सकता है। इस सब इसमें इस समय बहुत बच्चों को, जैसे देखिए मैं अभी बीडी कॉलेज में क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे जो बच्चे जो 3rd ईयर 2nd ईयर में गए हैं, तो बच्चा लोग का बोलना था कि सर फर्स्ट ईयर में मैं आप लोगों को कभी, मैं आपको देखा ही नहीं हूँ कि आप कैसे दिखते हैं। फर्स्ट ईयर आप लोग क्लास खत्म ले लिए, 2nd ईयर भी क्लास 50% हो गया है, 50% कवर करिएगा। ये सब कोरोना वोरोना के चलते तो बहुत आप लोग से ज्यादा चिंतित, टेंशन हम लोग को होने लगता है। अभी तो आप लोग खैर स्टूडेंट हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बट हम लोग के पास बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके फाइन, कोई बात नहीं है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोई किसी को कुछ याद है तो बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो सर क्लास ही लास्ट में क्लास नहीं थे तो क्या पता। आपके लास्ट क्लास में हम लोग ने कंप्लीट किया था द डिफिनेशन ऑफ ए जेंटलमैन की कहानी, हम लोग ने कंप्लीट किया था। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे ऑफ फॉरगेटिंग की कहानी। तो किन्हीं को याद है ऑफ फॉरगेटिंग की कहानी? जो भी थोड़ा बहुत हम लोग ने पढ़ा था कि आजकल के मॉडर्न लोग वही चीज याद कर सकते हैं जिनको अपना इंटरेस्ट है, लेकिन वो वैसे चीज भूल जाते हैं जिनको उनमें अपना इंटरेस्ट नहीं है। किन्हीं को याद है? हम लोग ये पढ़े थे तो। यस सर, वो तो पढ़ाए थे सर। जैसे कि सर, आदमी को अपना स्वार्थ पता है, लेकिन किसी को पैसा देना होगा तो वो भूल जाता है। और यस इमरजेंसी में, यस, अब इससे कब इमरजेंसी बता दीजिए, इसमें आपने क्या पढ़ा था टोटल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट? ये बताए थे कि आदमी को भूलना भी एक कला है। ये बोला था सर, ये राइटर। आदमी अपने स्वार्थ का चीज याद रखता है, लेकिन जो उससे रिलेटेड नहीं हो या फिर जो कभी दोहराया नहीं हो, फर्स्ट टाइम दोहराया, वो हमेशा भूल जाता है। जैसे मान लीजिए बारिश हुआ तो आदमी छाता ले तो जाता है, लेकिन पानी रुक जाने के कारण आदमी छाता वापस ले जाने के लिए भूल जाता है, क्योंकि वो उस पहली बार होता था सर। वो चीज कभी दोहराया नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वो भूल जाता है। ऐसा ही सर बताया था सर, ऑफ फॉरगेटिंग में। ओके, और किन्हीं को याद है इसमें ऑफ फॉरगेटिंग में क्या आप लोग ने पढ़ा है? किन्हीं को याद है तो बताइए। सर राजू को एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, कोई बात नहीं है, चलिए। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ऑफ फॉरगेटिंग का कहानी पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने पढ़े थे कि टुडे मॉडर्न पीपल, जो खास करके जो आज के आधुनिक युग के लोग हैं,
दे कैन रिमेम्बर द कॉन्टैक्ट नंबर, वो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर याद कर लेते हैं, किसी का मैरिज एनिवर्सरी याद कर लेते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी याद कर लेते हैं, बट दे फॉरगेट टू कैरी अम्ब्रेला, दे फॉरगेट टू टेक मेडिसिन्स। व्हाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन देयर हैबिट्स। तो जो चीजें जिनकी आदत में नहीं होती हैं वो अक्सर क्या करते हैं, उस चीजों को भूल जाते हैं। तो राइटर ने इसमें रॉबर्ट लिंड का लिखा गया कहानी है, और एक्चुअली लंदन के लाइफ के बारे में इन्होंने लिखने को लिखा है कि लंदन में लोग इतना हैक्टिक होता है, इतना बिजी होता है। बिजी होने के बावजूद भी उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कभी अपना ड्रेस पहनना नहीं बोलते हैं, वो कभी अपना जूता पहनना नहीं भूलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस एसे में हम लोग ने ये पढ़ा था, या पढ़ने की कोशिश किया था कि कैसे, हाँ, कि कैसे डिफरेंट पीपल, लोग के पास डिफरेंट आइडिया है। लेकिन हम लोग ने इसमें एक और भी पढ़े थे, बहुत अच्छा लाइन था कि फॉरगेटिंग इज एन आर्ट, भूलना भी एक कला है। इंसान को वो सब चीजें भूल जाना चाहिए जिसमें उसमें कोई अपना पास्ट लाइफ के बारे में भूल जाना चाहिए जो उसको परेशान करता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि इससे सपोज फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है, और वो बार बार एक ही मैदान में जाता है, और बार बार उस मैदान में वो जाकर वो आउट हुआ है जीरो पे, और उसी को यादों को लेकर वो फिर से वो दोबारा खेलने जाएगा, तो हो सकता है कि फिर से वो क्या हो जाएगा, उसके पुराने यादों को भुला नहीं पाएगा, और उसी के चिंतित में वो फिर से वहां पे जीरो पे आउट हो सकता है। तो राइटर ने ये भी कहा है कि फॉरगेटिंग इज एन आर्ट, हमें उन सब चीजों को भूल जाना चाहिए जो हमें परेशान करता हो, जो हमें डिस्टर्ब करता हो, इसलिए हमें उन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था खास करके लंदन लाइफ के बारे में, कि लंदन में एक यंग कपल था जो अपने बेबी को मॉर्निंग वॉक करने के लिए लेकर गया था, था पार्क में। लेकिन पार्क के सामने एक इन था, शराब खाना था, और वो शराब खाने में जाकर शराब पीता है, और इतना तक कि वो अपने बेबी को भूल जाता है कि वो अपने बेबी को इस पार्क में लेकर आने। इसी दौरान उसकी वाइफ जाती है शॉपिंग के लिए, शॉपिंग कर कर जाती है अपने बच्चों से पार्क में मिलने, तो देखती है कि वहां पे उसके हस्बैंड नहीं थे, केवल बच्ची थी। तो क्या करती है, बच्ची को उठाकर चुपचाप घर पे लाती है, और वह सोचती है कि अगर इनके हस्बैंड आएंगे, मतलब कि मेरे हस्बैंड आएंगे, इसके पापा आएंगे, तो हम उनको यह कहकर उनको डरा देंगे कि बच्चा किडनैप हो गया है या ऐसा हो गया है। लेकिन शराब पीने के बाद वो इंसान जो है सीधे घर पे आता है और लंच मांगता है। यानी वो इतना अनकॉन्शियस इतना हो चुका है कि उसको अपने आ, बच्ची का भी याद नहीं है कि वो बच्चे को पार्क में लेकर गया था। तब उसकी वाइफ बोलती है, पूछती है, तब उनको अचानक याद आता है कि वो बच्ची को पार्क में ही छोड़कर आ गए हैं। तो समटाइम्स यानी इसको हम लोग बोलते हैं अपसेंट माइंडनेस। कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग अपसेंट माइंडनेस हो जाते हैं, यानी कोई चीज हमें याद नहीं रहता है, किसी चीज को हम लोग भूल जाते हैं। तो इस सब के पीछे हमारा अपसेंट माइंडनेस को दिखाता है। सो फाइनली ये essay में हम लोग को यही कहा गया है, यही हम लोग सीखे हैं कि फॉरगेटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, भूलना भी एक कला है। इंसान को वो सब चीजें भूल जाना चाहिए जो उसको परेशान करे, जो उसको डिफिकल्ट करे। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो जो भी काम हमें हमारे आदत में होता है उसको हम लोग नहीं भूलते हैं, और जो काम हमारे आदत में नहीं होता है हम लोग भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने हम लोग ने डिस्कस किया था इसमें कि रेलवे में अगर हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा लैपटॉप वगैरह, बोतल वगैरह पड़ा रहता है वहां पे, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसी चीजें वहां पे भूल जाते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे खास तौर के नया स्टोरी शुरू करेंगे, ठीक है, जिस स्टोरी का नाम है एनिमल फार्म। में आप लोग को लास्ट में पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन वगैरह हो जाएगा तो, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 लाख बैंक नोट। इसको बुक में कहीं कहीं 1 लाख बैंक नोट लिखा है, कहीं कहीं वन वन 1 मिलियन पाउंड बैंक नोट लिखा है, बट इट्स ओरिजिनल 1 लाख बैंक नोट। तो इसमें कहानी में 1 लाख बैंक नोट की कहानी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। और इंटरेस्टिंग कहानी है इसलिए कि जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने थोड़ा माइंड को यूज कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास पैसा उतना नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई 1 लाख का चेक दे दे, ठीक है, कोई आपको नॉलेज को टेस्ट करे या कोई आपके चालाकी को टेस्ट करना चाहे, तो अगर मान लीजिए आपको कोई 1 लाख का चेक दे दे और बोले कि बिना इसको कैश किए हुए, मतलब बिना इसको कैश किए हुए ही क्या करना है,
आप अपने लाइफ को कैसे इसको भजा सकते हैं, मतलब इसको बैंक में भी जाकर नहीं कैश करना है, इसको मतलब बिना कोई 1 लाख का चेक है, उसको बिना कैश किए हुए अपने इसको कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग कुछ बताइए। मान लीजिए कोई आपको 1 लाख का चेक दे दिया, उसको बैंक में नहीं भजाना है, लेकिन उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं उस चेक के माध्यम से। यही कहानी इसमें है, कैसे आप लोग फायदा उठा सकते हो, कोई बताइए सोच के। सर चेक के थ्रू किसी को ये तो दे सकते हैं ना कि मेरे पास इतना रुपया, ये चेक तुम रख लो, और उसके थ्रू हम कोई बिजनेस कर सकते हैं गारंटी देकर, बिना पैसा दिए हुए भी उसका यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर और बिना बताइए और कैसे भजाए हुए। इसको हम लोग हाँ ठीक है, और तरीका बताइए, और उस अपने उस चेक को देखकर अपने लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई बताइए। चलिए और कोई बताइए। देखिए एक्चुअली इसमें एक कहानी है। एक हेनरी एडम नाम का इंसान होता है जो काफी गरीब होता है, ठीक है। और वो कोई किसी कोयला कंपनी में खान में काम करता है, लेकिन कुछ कारणवश बाढ़ हो आ जाने से कोयला उसमें बाढ़ और भर जाता है। तो वो वॉयज करता है, समुद्री सफर करता है, मतलब वो समुद्री, वो एक बहुत बड़ा कहीं काम करते थे उसके फैमिली मेंबर लोग कोयला खान वगैरह में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो जर्नी करता है, मतलब ये समुद्री सफर करता है बार बार। और समुद्री सफर करने के बाद जब ये आता है पोर्ट किनारा, काफी भूख लगा रहता है इसको। तो इसके पास इतना भी ब्रेड का टुकड़ा वगैरह कुछ भी खाने वगैरह का नहीं है, काफी इसको भूख लगा रहता है। तब ये चारों तरफ ये अपना निगाहें इधर उधर दौड़ा रहा है कि कहीं से मुझे कुछ ब्रेड का टुकड़ा या कुछ मिल जाए ताकि मैं अपने भूख को मिटा सकूं। फाइन, लेकिन लेकिन क्या होता है कि जब आता है देखता है तो कुछ नहीं इसको मिलता है, तो ये अपने मतलब इसी तरह होमो है, मतलब इसका ना घर द्वार कुछ नहीं है, इधर उधर घूम रहा होता है। तो अचानक एक घर के सामने से जा रहा होता है, तो देख रहा है कि कहीं ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उस ब्रेड का टुकड़ा को लेने के लिए वहां पे खड़ा हो जाता है अपने पेट भरने के लिए, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर मैं इस ब्रेड को टुकड़ा को कैसे उठाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। तो इसको शर्म महसूस हो रही थी कि ब्रेड का टुकड़ा कैसे उठाएंगे कैसे नहीं, और ये सब शर्म होने के चलते वो यही असमंजस में था कि क्या करें क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं। तो ये सब दृश्य देखकर उसके सामने एक बिल्डिंग था, उसके बिल्डिंग में दो भाई थे, भाई का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रदर ए ब्रदर बी दिया गया है। तो ब्रदर ए ब्रदर बी से बोलता है कि देखो, लगता है कि इस दुनिया में सबसे जो भूखे इंसान है वो हेनरी एडम ही है, यानी जो उसके घर के सामने ब्रेड उठाने का कोशिश कर रहा होता है। तो हेनरी एडम ही है। तो ब्रदर बी ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसको टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रदर ए ब्रदर बी इसको कुछ खाने के लिए देता है, लोग ब्रेड का टुकड़ा और भी, लेकिन वो ब्रेड का टुकड़ा लेने से मना कर देता है, यह कहकर कि हम अपने मजदूरी का कमाएंगे, हम अपने मेहनत से खाएंगे। तो ये सब बातों को देखकर वो लोग काफी इन्फ्लुएंस होता है, और इस बंदा को, हेनरी एडम को, दोनों भाई मिलकर ब्रदर ए ब्रदर बी एक A1 लाख बैंक नोट का चेक देता है
और बोलता है कि इसको बैंक में तुमको कैश नहीं करना है। और बैंक में वो कैश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इलीगल था। और बोलता है कि अगर तुम में इतना दिमाग है, तुम बोलते हो कि तुम इतना बड़ा यात्री हो, यात्रा करते हो, कोल माइंस में काम किए हो, तो अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो तुम इस चेक को बिना यूज किए हुए अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा लेना, या इसको कैसे कैश कर सकते हो बिना इसको बैंक में डाले हुए। तब वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हेनरी एडम क्या था, चालाक तो था ही। हेनरी एडम क्या करने लगा, वो जहां जाता था, जैसे होटल में गया तो बोला कि देखिए मेरे पास 1 लाख का चेक है, जैसे ही भजेगा मैं आपको दे दूंगा। तो होटल में ठहर गया, अच्छा खाना खा लिया। शॉपिंग मॉल में गया, कपड़ा खरीदा, बोला कि देखो मेरे पास 1 लाख का चेक है, जैसे ही चेक भजेगा मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से करते करते क्या हुआ, हेनरी एडम्स ने अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को काफी बढ़ा लिया। उसका रहन सहन खान पीना उस ब्लैंक चेक के चलते पूरा अच्छा हो गया, पूरा बढ़ गया। इसी दौरान क्या होता है, एक पोर्सिया नाम की लड़की होती है इसमें भी। ठीक है, पोर्सिया नाम की लड़की होती है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पोर्सिया नाम की लड़की नहीं होती है। मेडिना, पोर्सिया, सॉरी, हाँ, पोर्सिया नाम की एक लड़की होती है। सॉरी, इसमें भी मेडिना द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में पढ़ना था आप लोग को फर्स्ट ईयर में। तो वो इससे क्या करती है, प्यार कर बैठती है, इसके स्टैंडर्ड को देख देख कर कि भाई हेनरी एडम्स इतना अच्छा इंसान है, काफी अमीर है, जो 1 लाख का चेक पॉकेट में रख कर घूमता है, और ऐसे ही सबको दिखाता है। यानी जब ये 1945 में जब ये कहानी लिखा गया था, तो उस समय 1 लाख चेक का काफी वैल्यू हुआ करता था। तो अब पोर्सिया नाम की एक लड़की होती है जो काफी इसके रहन सहन से काफी इन्फ्लुएंस हो जाती है, और वो सोचती है कि माय गॉड, ये 1 लाख का चेक पॉकेट में लेकर घूम रहा है, यानी ये जरूर कुछ ना कुछ मतलब पैसा वाला होगा। तो उससे पोर्सिया उसको प्रेम कर बैठती है, और पोर्सिया के साथ ये डेट करने लगता है। और डेट करते करते अब पोर्सिया क्या करती है, पोर्सिया बोलती है कि अब बहुत दिन हम लोग आपस में मिल लिए, बातचीत कर लिए। अब मैं आशा करती हूँ कि चलो अब तुमको अपने फैमिली मेंबर वाला से मंगवाता से मिलवाता हूँ, और फैमिली मेंबर से बात कर कर हम और शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन जो हेनरी एडम है इस बातों को बार बार टालता था, लेकिन अंत में पोर्शिया को जिद करने पर वो चला जाता है। पोर्शिया अपने भाई से मिलवाती है हेनरी एडम को। लेकिन जब हेनरी एडम जाता है तो देखकर आश्चर्य कर जाता है कि जो आदमी ब्रदर ए ब्रदर बी जो चेक दिया था इसको, वो कोई और नहीं था, पोर्शिया का ही भाई होता है। तो इससे अब हेनरी एडम वहां पे कुछ बोल नहीं पाता है। तो हेनरी एडम को जब रियलिटी बोल नहीं पाता है, लेकिन जब पोर्शिया को मालूम चलता है कि इसी के भाई ने खुद ब्लैंक चेक दिया है, उसी के चलते इसका लिविंग अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तब पोर्सिया से पूछा जाता है कि ये सब जानने के बावजूद भी क्या तुम इससे शादी करना चाहोगी। तब पोर्सिया हाँ बोल देती है, और इससे उसके भाई खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद उसके भाई रियल एक बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का एक रियल 1 लाख का चेक काट कर हेनरी एडम्स को दे देते हैं। यानी अब ये कहानी पढ़ने के बाद हम यह साबित कर होता है कि कभी कभी किसी लड़की को लाइफ में आने से क्या होता है, हमारा लाइफ चेंज हो जाता है। यानी कभी कभी गर्ल्स कैन चेंज आवर लाइफ। जैसे कोई अमीर, जैसे अभी तक ये क्या था, लखपति नहीं था, अभी तक ये रोड पे घूमता था, लेकिन जैसे ही इसके लाइफ में पोर्सिया आई तो ये लखपति बन गया। यानी इसका कहने का मतलब ये होता है कि समटाइम्स कभी कभी हमारे साथ जो कुछ किस्मत होते हैं, वो कभी भी किसी मोड़ पर पलट सकता है। और कोई नहीं जानता था कि पोर्सिया का जो भाई है वही निकलेगा जो इसको हेनरी एडम को चेक दिया था। अगर कोई दूसरा भाई होता तो ये भी बोलता कि भाई ये तो मेरे चेक पे ऐशो आराम किया है, इसको इससे शादी नहीं करवाना है। लेकिन उस चेक का इन्होंने बखूबी से क्या किया, इस्तेमाल किया, बखूबी से यूज किया, उसके बाद इन्होंने ऐसा इसको दे दिया गया कि भाई चलो तुम्हारा अब ये लाइफ सिक्योर हो। तो पोर्सिया के आ जाने से बाद हेनरी एडम्स का लाइफ सिक्योर हो गया है। तो ये स्टोरी छोटा सा है, लेकिन इस स्टोरी को मैं काफी छोटा में बताया हूँ। इसका कहानी पढ़िएगा तो 14-15 पेज का कहानी है। इसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे वो जर्नी करता है, वॉयज से कैसे आता है, फिर कैसे ब्रदर ए ब्रदर बी जब चेक दे देता है तो सब कुछ ही इसका हेनरी एडम्स अपने लाइफ को एंजॉय कर लेता है। तो 1 महीना बाद फिर से उसको क्या करता है, चेक को लौटाने वो जाता है।
लेकिन वहां पे देखता है कि वहां पे ब्रदर ए ब्रदर बी अपने घर पे नहीं होते, उनके नौकर लोग बोलते हैं। तो उनकी ईमानदारी को देखते हुए जो ब्रदर ए ब्रदर बी था कि ये बंदा ईमानदार है, और उसके चलते अंत में अपने पोर्शिया के जिंदगी अपने बहन की जिंदगी को भी अच्छा करने के लिए रियल में दोनों भाई ने मिलकर 1 लाख का चेक हेनरी एडम को दे देता है। ये कहानी है। ये कहानी है। चलिए, तो आप लोग बताइए कुछ इस कहानी से क्या समझ में आया। ये कहानी क्या हम अपने रियल लाइफ से इसमें क्या सीखते हैं, रियल लाइफ से इस स्टोरी को कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं। सर रियल लाइफ में तो हमेशा यूज, अभी के समय में तो पता नहीं चलता सर कि ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन एक तो ये सच है कि अगर आदमी ईमानदार रहेगा तो किसी न किसी रूप में उसको हेल्प करने के लिए गॉड आ ही जाता है। हम्म। जिस तरह से वो अपने ओके। सच्चाई पर, ईमानदारी पे अडिग रहा, वो 1 लाख रुपए होते हुए भी उसको हम्म। वापस करने गया। ये कोई और आदमी होता तो आप करता जाता सर, रिटर्न नहीं करता, लेकिन वो वापस भी किया। और उसके साथ ऐसा नौबत आ गया कि जिसका पैसा लिया था उसी की बहन से उसकी शादी, आज आज अगर उसकी बहन उसको ना करती तो वो फिर से रोड पे आ सकता था सर। या डेफिनेटली। लेकिन लेकिन उसकी ईमानदारी को भाई भी जज किया, बहन भी जज किया, तब जाके उसके साथ शादी करने के लिए यहाँ के आज वो अपने किस्मत से बहुत खुश है सर। एक तरह से लड़की उसके लाइफ में गॉड बनकर आई है सर। ओके, फाइन, ठीक है, गुड गुड। चलिए, और कोई बताइए। एनीवन एल्स। और कोई बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। और कोई बताइए। चलिए, देखिए, तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। और हमें एक बिलीव होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि अगर आप अपने ईमानदारी पे टिके हुए हो तो ईमानदारी का कुछ ना कुछ फल आपको इस धरती पे जरूर मिलता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। ये कंसेप्ट इस स्टोरी का है। ठीक। तो ये कंसेप्ट इस स्टोरी का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फार्म। उसका थोड़ा बहुत आप लोग को समरी बता देते हैं। देखिए, एनिमल फार्म हम लोग ने लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था कि ये रशियन रिवॉल्यूशन पे बेस्ड कहानी है। रशियन रिवॉल्यूशन पे बेस्ड कहानी है, और इस कहानी में हम लोग को यही देखने को मिलता है। जैसे अक्सर आप लोग ने सोचा होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इसी कहानी का लाइन है। न्याय अगर समय पे नहीं हो रहा है तो उसके साथ अन्याय होता है, इसी कविता का लाइन है। तो अलग अलग कविताओं में अलग अलग हम लोग को यही देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग चीजों में कैसे अलग 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 लोगों का अलग अलग धारणा होता है। तो अगर हम किसी भी गरीब गुरबे को अगर परेशान करेंगे तो उसके अंदर भी प्रोटेस्ट का ज्वाला उगेगा। तो इस एनिमल फार्म का नाम पहले मैन्योर फार्म था, यानी उस समय जब जोसेफ स्टेलिन राजा थे तब इसका मैन्योर फार्म रखा गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब स्टेलिन नेपोलियन राज में आ गया तो इसका नाम हो गया नेपोलियन। इसका नाम हो गया एनिमल फार्म। यानी एनिमल फार्म में छोटे छोटे जानवर रहते हैं, और एनिमल फार्म में एक ओल्ड मेजर होता है जो सुअर के फैमिली को बिलोंग करता है, पिग फैमिली से। वो भाषण देता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन 2 पैरों वाले जानवर हैं। तो उस एनिमल फार्म में मुर्गियां भी रहा करती थी। तो मुर्गी के पास तो 2 पैर होता है, तो मुर्गी लोग ने समझा कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन फिर उसको बताया गया कि ये मानव जाति के बारे में बात कर रहा है, और बोलता है कि हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो मानव लोग ही है। यानी जैसे रियल लाइफ में देखिए कि बड़ा लोग हमेशा छोटे को परेशान करता है। यानी हमारा लाइफ छोटे लोगों के बिना नहीं चल सकता है। लेकिन हम लोग छोटे लोगों को ही परेशान करते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। तो यही जानवरों लोग का कहना है कि इंसान हमसे सब कुछ लेता है, दूध लेता है,
हमारे स्किन को यूज करता है, हमारे से मिल्क लेता है, हमारे हड्डी को यूज करता है, लेकिन फिर भी बदले में हमें क्या देता है? सड़ा गला खाना देता है। तो उसी के प्रोटेस्ट के बारे में कहानी है, उसी को प्रोटेस्ट को यह दिखाया गया है इस कहानी में, कि कैसे जब भी छोटे लोगों पे, सबाल्टर्न उसको कहा जाता है, मार्जिनलाइज, जब कैसे छोटे लोगों पे दिक्कत होती है, तो कैसे वो लोग एकजुट होकर किसी भी चीज को तख्ता पलट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो ये है प्रॉब्लम है, कैसे स्टूडेंट लोग रोड पे आ गए तो सबको उनके बातों को मानना पड़ रहा है। तो ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका एनिमल फार्म का पीडीएफ वगैरह ग्रुप में भेज देता हूँ। इसको हम लोग अब अगले दिन पढ़ेंगे। ओके। ओके सर, सर मेरा नंबर प्लीज ग्रुप में ऐड कर दिया अच्छा सर, अच्छा, नोट्स वगैरह भी ठीक नहीं है। आता है। अच्छा ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। ठीक ठीक, ओके।